आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मुझे माफ कर दीजिए, इस दो कौड़ी के ठेकेदार के साथ इस योद्धा की फोटो लगाने के लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं, लेकिन मुझे फोटो मिल नहीं रही थी, इसीलिए मुझे लगानी पड़ी। बड़ी आदमी जो है ना, ये आदमी, ये राक्षस है। इसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं ना कि इसको भी सेप्टिक टैंक में डाल देना चाहिए। मुझे मैं मेरी आंखों से आंसू निकल आए दोस्तों, ठीक है। मैंने जो मुकेश के भाई का जो ऑडियो है वो सुना, मतलब शायद ही ऐसा कोई हो जो ना रोए। जो हुआ है, शर्म आनी चाहिए, है ना। शर्म से मर जाओ। ये जितने भी लोग, यही होता है ना कि ऐसे ये छोटे छोटे लोगों को तो तुम बाहुबली बना देते हो, ठीक है ना। ये तो अपना काम करते हैं, ये तो अपना काम करेंगे, ये पता नहीं कहां के अध्यक्ष बन जाते हैं, अपने आप को बताते कि हमारे जैसा ह्यूमन राइट्स वाला तो कोई मिलेगा नहीं। लोगों की मदद झूठा दिखाने के लिए करते हैं और अपना काला धंधा चलाते हैं। मुकेश चंद्राकर एक महान, कहते ना कि मतलब बेहतरीन, जबरदस्त एक निडर पत्रकार। ऐसे पत्रकारों की हमको जरूरत है। इनको मार के सेप्टिक टैंक में चुनवा दिया। कहानी ऐसी है, आप भी रो पड़ेंगे। गुस्सा है बहुत ज्यादा। सिर्फ इसको सजा नहीं होनी चाहिए। ये जितने नेता हैं इन सबको जेल में डालो। ये जितने पुलिस वाले जो इनसे मिले इन सबको जेल में डालो, है ना। ये खाली ये नहीं जिम्मेदार, इसको बनाने वाले के जो पीछे है ना वो सब जिम्मेदार हैं कि ऐसे लोगों की वजह से जो है इतने बेहतरीन लोगों की जान चली जाती है। ये अपनी शादी में 2021 में जो हुई थी, रशिया से डांसर बुलवाया था, ये थाईलैंड से डांसर बुलवाया था, ये अपनी बीवी को हेलीकॉप्टर से भिजवाया था इसने। इस बेकार दो कौड़ी के आदमी की इतनी ज्यादा हिम्मत, इतना पैसा, क्या था ये। हम बात करेंगे मुकेश चंद्राकर की। कहानी शुरू होती है छत्तीसगढ़ से। पहले मैं कहानी पे आऊंगा। मुकेश चंद्राकर के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, पत्रकारिता में इनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मुकेश चंद्राकर वो आदमी थे, अपनी जान पर खेलकर एक बार नक्सल इलाके में सीआरपीएफ के एक जवान को किडनैप कर लिया था। अपनी जान कर खेलकर उसको बचा के लाए थे। सबकी मदद करना, एक मिलनसार, बताते हैं कि जब भी फोन करते थे, दादा दादा कैसे हो, मैं आऊंगा बिल्कुल। एनडीटीवी और बाकी और भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स के साथ ये काम करते थे। जो लोकल में इनकी बहुत बड़ी पैठ थी, पूरे छत्तीसगढ़ में इनका बोलबाला था, क्योंकि ये सबकी मदद क्या करते थे। पैसा इतना नहीं था लेकिन सबकी मदद करते थे ये। और ऐसे निडर पत्रकार किसी से नहीं डरते थे, सबकी पोल खोल देते थे। सब डरते थे कि भाई अगर ये आदमी आ गया तो हम तो गए काम से। ऐसा कुछ इनका रुतबा था। एक बहुत ही ऐसा जीवन जो बहुत ही मुश्किल था भाई। इनके एक बड़े भाई भी हैं, युकेश। 2 साल में अपने पिता को खो दिया। 2 साल के अंदर अंदर, मतलब बहुत ही कम उम्र में इनके पिताजी चल बसे। माता जी ने बहुत कुछ झेला। मां जो है इनकी, वो इस दुनिया में अब तो नहीं है, लेकिन आंगनबाड़ी में काम किया करती थी। बहुत कम पैसा मिलता था, दोनों बच्चों को पालना। छोटी सी दुकान थी, उसमें कुछ कमा लेते थे ये। बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की इन्होंने। सलवा जुडुम का उस समय बहुत ज्यादा वो एक काला अध्याय है छत्तीसगढ़ का। उनको पता चलता था तो किसी को भी मार देते थे। अगर तुम पुलिस में जा रहे हो, सरकार में जा रहे हो, किसी तरीके से बताते हैं कि ये महुआ भी पीते थे, भाई क्या करें, ठीक है, वो बेचते थे। किसी तरह पैसे इकट्ठा कर करके इन्होंने पढ़ाई की। एक बार क्या हुआ था कि पता चला सलवा जुडुम को कि इनके बड़े भाई तो भेज दिए थे इनको, जगदालपुर से वैसे आते हैं, इनके बड़े भाई को भेज दिए थे बाहर पढ़ने, ठीक है, जगदालपुर में। अब क्या हुआ था कि ये इनके भाई, पता चल गया कि ये लोग पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं, तो इनकी मां को बुलाया, इनके भाई और उसके दोस्त को बुलाया। इनके भाई के दोस्त को इतना मारा कि चल भी नहीं पा रहा था। मां को चेतावनी देकर छोड़ दिया। एक बार बताते हैं इनके बड़े भाई, बताते युकेश, कि हम लोग लंबा चल रहे थे, ये छोटा था, तो माँ जो नंगे पैर चल रहे थे, माँ के चलते चलते पैरों से खून आ गया। गोदी लिया इनको ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। चलते गए, प्यास लगी और इतना कहते ही रोने लगते हैं वो। बहुत स्ट्रगल झेला। आईएएस बनना चाहते थे, कलेक्टर बनना चाहते थे कि पूरे समाज को सुधारूंगा, लेकिन जर्नलिस्ट, पत्रकार बने। और पत्रकारिता में भी इन्होंने बहुत झंडे गाड़े, सबकी मदद करते थे। मतलब कोई भी अगर इनके पास फरियाद लेके आता था, इनका एक चैनल भी था बस्तर जंक्शन का, जिसमें लगभग 1.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। और मैं बोलूंगा आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके सपोर्ट करें। तो कोई भी इनके पास आता था वो सबकी मदद करते थे।
और बताते हैं ना कि जैसे जो मेन लीड है भाई, लोकल जैसे कोई पत्रकार जा रहा है वो तो बड़ा नाम है, लेकिन उससे पीछे बहुत लोग काम करते हैं, वो ये थे, पूरी बैक स्टोरी देते थे ये, और एनडीटीवी के लिए भी काम करते थे। अब क्या हुआ कि इन्होंने 24 दिसंबर को एक स्टोरी की थी एनडीटीवी में। उसमें इन्होंने 32 किलोमीटर की एक सड़क थी, ठीक है ना, बीजापुर से थोड़ी दूर जाती थी, तो वहां पे इस जो वो सड़क बननी थी वो 50 करोड़ की थी, और उसमें 120 करोड़ खर्च हुए थे। तो जाहिर सी बात है ज्यादा पैसा कहां गया। और 1 किलोमीटर के अंदर ही अंदर 32 गड्ढे थे सड़क पे, बहुत खराब सड़क थी। तो उसमें एक रिपोर्ट की थी, वो किसने बनाई थी? इस आदमी ने। इस पे भी हम आएंगे, आप रुके थोड़ा सा, इस पे भी अभी हम आते हैं, ठीक है ना। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये इसका कजन था, दोनों एक दूसरे को जानते थे, कजन था ये, सुरेश चंद्राकर, ठीक है, जो रिपोर्ट्स में आ रहा है। तो भाई खबर की इसके ऊपर, ठेकेदार के ऊपर जांच बैठ गई कि 50 करोड़ का टेंडर तुमने, बिल जो 120 करोड़ का, और तुमने क्वालिटी इतनी घटिया, है ना। तो अब क्या हुआ कि जांच बैठ गई, तो इसने क्या किया कि इसने मुकेश चंद्राकर को 31 दिसंबर को बुलाया कि घर आओ मेरे। ये नहीं था एक्चुअली, मैं आपको बताता हूं पूरे परिवार का क्या है सब कुछ। पहले इनके बारे में भी अब जान ही लेते हैं, फिर उसके बाद कहानी पे आ जाएंगे। ये आदमी जो है, इसके 3 भाई हैं, दिनेश और रितेश, ठीक है। मुकेश जो है वो दिनेश और रितेश के साथ पढ़ता था, इसको नहीं जानता था, है ना। यानी कि इसके ये टोटल 3 भाई हैं सगे, दिनेश, रितेश और सुरेश। सुरेश जो है ये पहले रसोइया का काम करता था, 10वीं पास भी नहीं है ये, रसोइया का काम करता था। और उसके बाद जो है वो पुलिस के साथ ये काम करने लगा, पुलिस के साथ मतलब उनका खाना बनाना, बैरक तैयार करना, इस तरीके का। फिर सलवा जुडूम को खत्म करने के लिए स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स एसपीओ की भर्ती निकली, ये आ गया उसमें। और इनका काम यही होता था कि जानकारी देना, खुफिया जानकारी देना, ठीक है, ये आ गया उसमें। इसके बाद पुलिस, नेता, इन सबसे इसका कनेक्शन बनता गया, खूब पैसा कमाया। फिर इसने अपने सब कुछ छोड़ छाड़ के इसने ठेकेदार, एज अ ठेकेदार अपने आप को रजिस्टर करवाया। बढ़िया पैट थी, बढ़िया जानता था, जाहिर सी बात है सबको पैसे खिलाए होंगे, बोला कि तुम भी कमाओ हम भी कमाते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसका रसूख बहुत बढ़ता गया, अपने आप को ह्यूमन राइट्स का मसीहा बताता है ये, ठीक है ना। पता नहीं एससी का ये अध्यक्ष है, जो वहां के कमीशन, अलग अलग सोसाइटीज है उनका अध्यक्ष है ये। पर्दे के सामने दिखाता था कि हम बहुत बड़े समाज सेवक हैं, लेकिन उसके पीछे जो है ये बहुत गड़बड़ काम करता था ये। तो उसके बाद 2021 में शादी हुई, ठीक है। अब जब इसकी शादी हुई तो हेलीकॉप्टर, 12 करोड़ रुपए अपनी शादी पे खर्च किए, हेलीकॉप्टर से दुल्हन आ रही है, रशियन थाई डांसर्स को बुलाया, बहुत गजब खर्चा किया। बहुत गरीब परिवार से आता था ये, है ना, कहां से इतना पैसा आया। एनीवे, उसके बाद रितेश जो है, जो इसका भाई है रितेश, वो मुकेश का बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था मुकेश का वो, ठीक है, वेरी गुड फ्रेंड। और दोनों भाई कजन भी थे। तो ये अब देखिए, मुकेश इतना ईमानदार था कि उसने पूरी खबर इन पे कर डाली, डिस्पाइट कि दोनों बहुत अच्छे, रितेश और ये बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो 31 दिसंबर की रात को रितेश जो है वो बुलाता है मुकेश को, बोला कि आओ यार बैठते हैं, पार्टी करेंगे, आज तो 31 है। काम में बिजी होने के कारण नहीं जा पाते मुकेश। 1 जनवरी न्यू ईयर आ जाता है, 1 जनवरी को फिर बोलता है, बहुत फोर्स करता है कि ठीक है आ जाओ। तो महेंद्र राम टेके एक और रितेश किससे मिलने जो है ये जाते हैं। यहाँ पे बीजापुर में एक डंपयार्ड टाइप का था, और कहा जा रहा है वो ये इसके अय्याशी का अड्डा था, इसने बहुत सारी जमीनें कब्जाई हुई थी, सरकारी जमीनें बहुत, वो इसकी थी, ठीक है, अय्याशी का अड्डा था बेसिकली इसके। वहां पे बुलाते हैं तो रितेश जाते हैं मिलने मुकेश। अब बताते हैं कि मुकेश जाते हैं, बहस होती है, रॉड से मारते हैं मुकेश को, यहाँ पे सर फट जाता है, उसके बाद पीठ पीछे भी घाव किया जाता है। उसके बाद एक सेप्टिक टैंक होता है बगल में, वहां पे मुकेश की लाश को फेंक दिया जाता है, उसी सेप्टिक टैंक में। अब आपको पता है ना कि जो पोटी वोटी करते हैं उसका एक टैंक होता है पूरा सेप्टिक, जहां पे सीवर लाइन नहीं होती है। उसके बाद फिर ये तीनों जो हैं, दोनों रितेश और महेंद्र, ये सुरेश के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमने मार दिया है। तो सुरेश बोलता है एक काम करो, उस पर एक स्लैब बनवा दो, ठीक है, ताकि लाश की बदबू ना आए। स्लैब बनवा दिया, लाश की बदबू नहीं आई वहीं। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो मुकेश के बड़े भाई हैं युकेश, वो जो है वो सो रहे होते हैं, दोपहर में सो गए, उसके बाद उठे वो 6 साढ़े 6 बजे के करीब शाम को 1 जनवरी को। तो वो देखते हैं कि उनका भाई नहीं है, मुकेश जो है नहीं है। अब युकेश कहते हैं कि भाई देखो मुकेश नहीं है तो हो सकता है भाई, क्योंकि वो पत्रकारिता करने जाते थे तो निकल जाते थे वो ऐसे बिना बताए, तो बोले शायद कहीं गया होगा पत्रकारिता करने। 7:30 बज जाते, फोन मिलाते कोई नहीं मिलता,
फोन बंद आता है। यह भी आम बात थी, क्योंकि योगेश को पता था कि मुकेश जंगलों में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, तो कई बार बंद आता है फोन। लेकिन फिर 10:30, 11, 12 बज जाते हैं, कोई पता ही नहीं। तो वो हर किसी को फोन करते हैं, योगेश को चिंता होती है, हर किसी को फोन करते हैं। एनडीटीवी के जो हेड वहां पे, रीजनल हेड नीलेश को फोन करते हैं, तो नीलेश बोलते हैं कि देखो इसकी रिपोर्ट लिखाओ, तुम कुछ गड़बड़ है, क्योंकि इसने खबर जो है वो क्रैक की थी, रिपोर्ट लिखाओ। पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट लिखाई जाती है। अब उसके बाद वैसे तो इसने सोचा था कि बदबू नहीं है कि मार देंगे, लेकिन फोन जो है उसका यहीं रह जाता है, गूगल से ट्रैक कर लिया जाता है। तो यहां पे पहुंचते हैं, जैसे ही यहां पे पहुंचा, बोला कि भैया सेप्टिक टैंक को खोदिए, क्या लाश मिल जाती है लाश। और जैसे ही लाश मिलता है, अच्छा युकेश उससे पहले जो इनके बड़े भाई वो एक लाइव स्ट्रीम भी करते हैं। अब उस लाइव स्ट्रीम को अगर आप सुनेंगे तो वही बता रहा हूं कि आप रोने लगेंगे। इनको बिट्टू बिट्टू बुलाते थे घर में कि बिट्टू नहीं आया, मेरा बेटा, मेरा बच्चा यहाँ पे जा रहा है ना। बोलते हैं कि जिसके ऊपर बीतती है मैं बता नहीं सकता, उसने ऐसे ऐसे काम किए, उसने कमाल के काम किया, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं, है ना। तो एक प्रॉपर, जाहिर सी बात है, वेल प्लान्ड ही होगा शायद, ठीक है। मेरे हिसाब से तो शायद इसकी प्लानिंग की पहले से ही की होगी। ओके, तो वो ये बताते बताते जो है वो रोने लगते हैं। तो पहले तो यही बताते कि अपहरण की आशंका है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि पुलिस ने शुरुआत में बचाया आरोपियों को, इनको, और पुलिस ने अभी 3 आरोपियों को, रितेश, दिनेश और महेंद्र और रितेश तो बताया जरा शामिल भी थे, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरेश अभी तक फरार है, ये अभी तक नहीं मिला, मेन कल्प्रिट ये है। पत्रकारों ने फिर जब ये पता चला तो चक्का जाम किया, प्रदर्शन किया, फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी से ऊपर हो तो वो भी कुछ सजा दे दो। तो ये सब हुआ है, अभी तक इसका कोई पता नहीं है, लेकिन पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है। जो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, मतलब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो विष्णुदेव साय हैं, उन्होंने भी बोला है सीएम कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं है और हम करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही है, क्योंकि मौका फरस था, पार्टी बदलता रहता था, कांग्रेस के तो कांग्रेस में चला जाता था और बीजेपी तो बीजेपी में, बड़े बड़े नेताओं के साथ इसकी फोटो है। तो अब आप एक बात बताइए, हम सबको पता है कि जो इस तरीके के ठेकेदार होते हैं वो क्या क्या कर लेते हैं, और ऐसे भारत में बहुत सारे ऐसे होंगे, सबकी बात नहीं करो लेकिन कुछ होंगे। अब आप बताइए कि सबको पैसा खिलाया गया होगा, पीडब्ल्यूडी से लेकर या जितने इंजीनियर्स और जो इस पे साइन करते हैं इनके ठेकों पे, भाई ऐसे तो टेंडर पास होगा नहीं। पुलिस भी, हर कोई इसमें इन्वॉल्व होगा, बताने की जरूरत तो है नहीं रिश्वत किस लेवल पे खिलाई गई होगी, नेता भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम उनसे सवाल पूछे, इसको खड़ा किसने किया? ये तो मोहरा है, पीठ से तो ये सब है ना इसमें इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो इन लोग से सवाल पूछना चाहिए और इन सबको कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि आपकी हिम्मत कैसे, भाई इनकी मौत के जिम्मेदार ना ये जितने भी लोग हैं जिसने सपोर्ट किया इसको, वो सब है, वो सब के सब है। कि आपने कैसे आंख मूंद ली, आप कैसे इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि मार तो कोई, क्या इसको लग रहा था 2 दिन में बेल पे बाहर आ जाऊंगा, इतनी हिम्मत बढ़ गई थी। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। परिवार की हालत बहुत खराब है। खैर बड़े भाई थे, माता जो है वो कैंसर से गुजर गई थी, बहुत झेला है मुकेश ने यहां तक पहुंचने के लिए। मतलब इनकी कहानी बहुत ही, कई बार इनके भाई बोलते थे कि बेटा तुम अपनी कहानी बताओ बच्चा। बोला मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। मैं दुकान में काम किया, पंचर बनाया, क्या क्या नहीं बेचा। इनफैक्ट कई बार तो मतलब जब सलवा जुडुम का खौफ था तो भाई कैंप में भी रहे, ये बहुत कुछ, बहुत कम पैसा उसमें, पालन पोषण, पढ़ाई, बहुत मुश्किल जीवन रहा, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत ही कमाल के पत्रकार के रूप में सामने आए। और आज ये हमारे बीच नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि ऐसे लोकल पत्रकार जो होते हैं ना, ये आपको सच्चाई दिखाते हैं ग्राउंड लेवल पे। लेकिन ये देखिए क्या हो रहा है। तो आपको क्या लगता है इस राक्षस के साथ क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स आपका है, हमको प्रेशर बनाना पड़ेगा। और देखिए ये एक पूरी सिस्टमैटिक चल रहा है, हर इंसान यहाँ पे पीड़ित है। सरकार जो हमको प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रशासन को, कहीं ना कहीं अगर हमारे ऊपर पड़ती है तो वो इसमें चूक जाते हैं, है ना। भयानक लेवल पर रिश्वत चलती है, जिसके पास पैसा वही पावरफुल है। तो हमको ये समझना चाहिए कि इसमें सबको गिरफ्तार करना चाहिए, जितने भी लोग शामिल हैं, क्योंकि इतना बड़ा अगर आप किसी को बना रहे हो तो वो तो अल्टीमेटली आपको खाएगा ही खाएगा। आप सांप पालोगे तो डस देगा आपको। आगे फिर ऐसे कोई मुकेश चंद्रकार जो है उसकी हत्या हो जाएगी और हम लोग बस ताली बजाते रहेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, और मैं चाहूंगा कि आप उस ऑडियो को देखें। पता चलता है भाई, पता चलता है कि जब किसी का अपना खोता है, हम लोगों को तो लगता है क्या ही फर्क पड़ रहा है, लेकिन जब अपने के ऊपर पड़ती है ना, तब अकल ठिकाने आ जाती है। भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही ज्यादा। मैं तो काफी सदमे में रहा, मतलब 1-2-3 घंटे तक तो मुझे
मतलब बहुत ही, जो इनका ऑडियो सुना मैंने इनके भाई का, और जब मैंने पूरी खबर को देखा तो बहुत ही ट्रॉमेटिक था, बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक था ये। और बस हम यही चाहेंगे कि इनके जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा मिले, ठीक है ना। आप कुछ भी करो, एक्सेप्शन केस बनाओ, जो भी करो, फास्ट ट्रैक में चलाओ, लेकिन ऐसे लोगों को ना फांसी से नीचे तो मिलना ही नहीं चाहिए। और तुरंत तो फांसी 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर मिसाल कायम करो कि तुम ये करोगे तो फिर तुम बख्शे नहीं जाओगे, तुम समझ रहे हो। तो बस यही है, बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।